इस वक्त लड़की के साथ हम कमरे में अकेले थे। लड़की बेतकल्लफ थी। मुस्कुरा कर बोले, घबराए नहीं, तशरीफ रखे, मगर मुंशी जी कहाँ गए? वो भी आ जाएंगे। क्या इनके बिना डरते हैं? इसने शोखी से पूछा। नहीं तो, यकजा हमारी बहादुरी। तो फिर बैठे, फरमाए क्या पियेंगे, शरबत या चाय? उन्हें तो आ लेने दें। हमने एक सोफे पर बैठे हुए मुंशी जी ये सारा किस्सा सुनने के बाद शरारत से पूछने लगे, वैसे मियाँ सच सच बताना, वो लड़की आपको कैसी लगी? कौन लड़की? सितारा और कौन? वो भी आ जाएंगे, मगर क्या आप इनके हुक्म पर चलते हैं? इसके पूछे बिना शरबत तक नहीं पी सकते? इसने गर्दन मोड़कर पूछा। तो हमें अंदाजा हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लड़की ने उम्र थी, खुश शक्ल और खुशपोश भी थी। इसके बेबकी और बेतकल्फी में हमें एक अजीब सी बात महसूस हुई। वो हमारे बराबर सोफे पर ही बैठी थी। हमारा दिनको वाला हिटा बुता के इसके सर पर रखा हुआ था। हमने हाथ बढ़ाकर अपने हिट उतार लिया। ये क्या हरकत थी? हमारा हिट क्यों उतारा था? आपने कदरी नाराज होकर कहा। पूछा, माफी चाहती हूँ। इसने दोनों हाथ जोड़ दिए और शौकी नजरों से देखने लगी। हमें एक अजीब सी परेशानी ने घेर लिया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो माहौल भी अजनबी नजर सान। एक कोने में सितारा और तबला रखा हुआ था। इसके बराबर हारमोनियम भी था। हमारे बराबर बैठी हुई नौ उम्र लड़की बेपरवाही से हमें देख देख कर लब मुस्कुरा रही थी। इसके पास से बनी बनी सी खुशबू भी आ रही थी। अचानक हम किसी आम घर में नहीं थे, ये किसी ताइफ का पलखाना था। ये ख्याल आते ही हम एकदम खड़े हो गए। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? हमने जरा गुस्से से पूछा। वो बदस्तूर सोफे पर बैठी मुस्कुराती रही। फिर बोली, मेरा तो ये घर है, इसलिए आई हूँ। आप फरमाए कैसे आए हैं? ये भी बकलेजे और हजाब। गुफ्तगू सुनने के बाद हमें ये जानने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि मुंशी जी हमें किसी ताइफ के बिलाखाने पर ले आए हैं। हमने गुस्से से इस मुस्कुराती हुई लड़की को देखा और तेजी से पलटकर कमरे से बाहर निकल गए। सीढ़ियाँ उतरने के बाद भी हमें चलते ही रहे, यहाँ तक के कार के पास पहुँच गए। सीढ़ियाँ उतरने के बाद भी हम चलते ही रहे, यहाँ तक के कार के पास पहुँच गए। इस जमाने में कारों की चोरी का कोई तस्वर नहीं था, इसलिए कारों के दरवाजे लॉक नहीं होते थे, बल्कि इनमें चाबी भी लगी छोड़ दी जाती थी। हम गुस्से में भरे हुए थे। वो दरवाजा खोलकर कार में बैठ गए। ड्राइविंग हमें आती नहीं थी, वरना इस वक्त घर पहुंच जाते। कुछ देर बाद मुंशी जी का फिक्र मन चेहरा दिखाई दिया। हमें देखते ही इनके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नमदार हो गए। अरे मियाँ, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो वहाँ ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। हमने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी खामोशी से सामान पिछली सीट पर रख कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। वापसी में बिल्कुल खामोशी तारी रही। हम नाराज थे और मुंशी जी सहमे हुए थे। कोठी के गेट में दाखिल होने से पहले मुंशी जी ने कार रोक दी और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मियाँ जो हुआ उसे माफ कर दें, खुदा के लिए घर जाकर ना बताना। हमने कहा, हम आपकी शिकायत करेंगे, आपने बहुत बुरी हरकत की है मुंशी जी। मुंशी जी नदामत से बोले, शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दीजिए। इनकी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा, ठीक है, अब चलें। यह किसी ताइफ के बुलाखाने पर कदम रखने का हमारा पहला इत्तेफाक था। बाद में मुंशी जी ने हमें बताया कि जिस तरह चोर चोरी छोड़ने के बाद भी हेरा फेरी नहीं छोड़ता, इसी तरह मुंशी जी भी आने बहाने ताइफों के कोचे में जाते रहते थे। जिस ताइफ के घर पर वो हमें लेकर गए थे, इसका नाम चंपा बाई था। मुंशी जी इसके हिसाब किताब देखा करते थे और इसके लिए कोई मुआवजा वसूल नहीं करते थे। चंपा बाई के और बहुत से काम भी मुंशी जी बिला इजाजत कर दिया करते थे। इसके बदले कभी कभार कोठे पर जाकर अपना शौक पूरा कर लेते थे। हमने पूछा, मुंशी जी वो लड़की कौन थी जिसने हमारा हेट अता लिया था? वो हंसने लगे। मियाँ, वो चंपा बाई की छोटी बहन है, बहुत शौक है। मैं चंपा बाई से कह रहा था, हमारे मियाँ भी साथ आए हैं, इनके लिए शरबत भिजवा दो। सितारा ने सुन लिया और पहुंच गई आपके पास। जब बाद में चंपा बाई ने उसे डांटा कि वो क्यों बड़े कमरे में पहुंच गई थी, तो पता है इसने क्या कहा? कहने लगी, मैंने कभी कोई लड़का नहीं देखा था, यहाँ तो मर्द ही आते हैं, बस लड़के को देखने के शौक में मैं चली गई थी। जब आप खफा होकर चले आए तो वो बहुत घबराई और चंपा बाई ने मुझसे कहा था कि मैं इसकी तरफ से आपसे माजरत कर लूँ। हमने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं, आप पर और इस पर गुस्सा थे, इसलिए चले आए। मुंशी जी ने पान की गोली मुंह में रखी और आसाना अंदाज में पूछने लगे, अगर तबीयत चाहे तो बेहिचक मुझे बता देना, मैं आपको फिर वहां ले चलूंगा। हमने कहा, मुंशी अगर दोबारा आपने ऐसा कहा तो हम आपको शिकायत कर देंगे खालू से। मुंशी जी फौरन हाथ फेरे जोड़ रहे, अगर नौउम्री का जिक्र छिड़ ही गया है तो क्यों ना कुछ और भी बयान हो जाए। सच पूछे तो हमने ज़हनी नफ्सियाती और दिनवाई मालूमात का पहला सबक वहीं सीखा था। लाइब्रेरी में इस मौजू पर बेशुमार किताबें मौजूद थी। हमारे पास वक्त भी बहुत था,
پڑھنے کا شوق بھی تھا، اس لیے دن رات کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ علمی، ادبی، معلوماتی، تاریخی، مذہبی، روحانی، ہر قسم کی کتابیں ہم نے پڑھ لیں۔ فلسفہ ہوا شراب تک کے تمام جلدوں کا مطالعہ کر لیا۔ اردو ادب، تنقید اور شاعری کے بارے میں وہ سب کچھ پڑھ لیا جو ایم اے کے طلباء بھی نہیں پڑھتے۔ کچھ سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، مگر پڑھتے چلے گئے۔ سیاست کے بارے میں تازہ ترین معلومات بڑوں کی گفتگو سے حاصل ہو ہی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ڈان اور اسٹریٹ جیسے انگریزی کے اخبار بھی ڈکشنری کی مدد سے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن زندگی کو مختلف رنگوں میں دیکھنے کے بعد کے ابتدائی سبق میں ہم نے یہی پڑھے۔ ہمیں شاگرد پیشے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر موقع پا کر وہاں پہنچ جاتے تھے اور ان لوگوں کی باتیں سنتے تھے۔ وہاں ہر قسم اور ہر مزاج کے لوگ رہا کرتے تھے۔ ان کی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی سب ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی۔ پھر رائس کے سیزن میں جو کہ ٹرائٹس اور سائنس اپنے ساتھ بالکل مختلف کہانیاں لے کر آتے تھے۔ ان میں شرابی بھی ہوتے تھے، ان کے مسائل بھی ہمارے علم میں، ان کی بیویاں ان کے غیر موجودگی میں کیا کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں، اس کی تفصیلات ہمیں ملازمین اور دوسرے لوگوں کے مابین ہونے والی گفتگو سے حاصل ہوتی رہتی تھی۔ یہ رنگین کہانیاں ہمارے لیے دلچسپی کا باعث تھیں۔ جب 15 سال عمر ہوئی تو دوسرے تجربے اور مشاہدے بھی ہونے لگے۔ ان کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہو گئی۔ ان خواتین کو مختلف روپوں میں دیکھا۔ لڑکیاں بھی ڈرتے ڈرتے آس پاس منڈلانے لگیں۔ بعض شادی شدہ عورتیں بھی ہمدردی طلب کرنے کے لیے آنے بہانے اپنے پاس بلانے لگیں۔ اس عمر میں منصف مخالف میں کشش کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن ظفر نے ہمیں اس معاملے میں مفید مشورے دیے۔ وہ منصف مخالف کی نفسیات اور عادات سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ہمیں جو مشورے دیے وہ ہمارے ذہن میں اٹک کر رہ گئے اور اس نے ہمیں بہکنے اور بگڑنے سے بچا لیا، ورنہ تمام تر اسباب حیات تھے۔ ظفر نے کہا، میاں آپ کی عمر ایسی ہے کہ عورتوں سے دور ہی رہنا